हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। बेहतरीन लेवल से अपना मेरे भाई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड बेहतरीन लेवल से मेरे सोल्जर्स आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 तक देख लिए हैं। ठीक है, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। ये वह सारे बच्चे सबसे पहले जय हिंद का कमेंट करें। यस सर, वी आर रेडी, वी आर रेडी। हम लोग कॉन्सेप्ट होने के लिए सर रेडी है बेहतरीन लेवल से। ये वह सारे बच्चे यस का कमेंट करें और एक बार फटाफट वीडियो को जितना हो सके मेरे भाई शेयर कर दीजिए कि संतोष सर आ गए हैं फिजिक्स का जलवा दिखाने के लिए। बेहतरीन लेवल से मेरे भाई हम लोग कंटेंट को फोड़ते हैं कि आपको मज़ा आ जाए और एक क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि डेडिकेटेड टू योर एग्जाम मेरे भाई बिल्कुल ऑनेस्टी से मैं पढ़ाता हूँ। पर डे कंटेंट को एनालाइज कराता हूँ और एग्जाम के दिन पहले, एग्जाम के 10-15 दिन पहले हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। बट उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करें मेरे भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हमारा देखते टाइम बढ़ते बढ़ते आज हम लोग 5वां चैप्टर में आ गए अपने फिजिक्स के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से हमारा फिजिक्स एक अलग ही मोड़ लेता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, एसएचएम, जितने सारे चैप्टर हैं, साउंड वेव। तो बट जितने हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, सारे उसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई यूज आएगा, ठीक है। तो आप उसको रिवाइज करते चलो। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ प्लीज़ पूछा कीजिए। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और एक बार फटाफट न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हर नोटिफिकेशन, वीडियो का कंटेंट, आपके डिफेंस के रिलेटेड सबसे बेस्ट मिलता है, ठीक है। मैंने देखे प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ 5 या 10 मिनट का टॉपिक या कॉन्सेप्ट बचा हुआ मेरे भाई, वो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लास्ट डे रुक गया था, टाइम हो गया था। तो क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ऑब्जेक्ट आपका प्रोजेक्टाइल कर रहा था तो हमने बहुत डिफरेंट केसेस देखा था। रेंज निकाला, हाइट मैक्सिमम निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हर का हमने कॉम्पिटिटिव स्टडी देखा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सारा चीज़ हमने डिस्कस किया कि आपका थीटा इतना डिग्री होगा तो रेंज और हाइट सेम मिलेगा, कितना एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंके कि हमें रेंज मैक्सिमम मिले। सारा केस हमने पार्ट 2 में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में अपलोड है, ठीक है। हमने एक चीज़ और बोला था कि ऊर्जा प्रोजेक्टाइल का निकालेंगे, एनर्जी। क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ एनर्जी भी होगा। बिना एनर्जी का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क मेरे भाई। ऊर्जा रहेगा तभी ना हम लोग वर्क करते हैं। ह्यूमन बींग में ऊर्जा कहाँ से आती है? हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तब जाके ऊर्जा आती है, तो हम उसका वर्क में यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह जो आपका प्रोजेक्टाइल है, जब इसको हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंक रहे हैं तो हवा में कुछ देर रह रहा है, फिर आपका ग्राउंड लेवल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉटम पॉइंट पे उसका क्या एनर्जी है, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या ऊर्जा है। तो ये सब मैं देखना चाह रहा हूँ। 5 या 10 मिनट का क्लास है, तो प्लीज़ एक बार कॉपरेट कीजिए और इसको बेहतरीन लेवल से फिनिश कर दीजिए आप चैप्टर को, ठीक है। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, मैंने फिगर को इसलिए रफ नहीं किया था कि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए ये बॉटम पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ है, प्रोजेक्शन मोशन शो करने के लिए। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पर हमने बात किया था यू साइन तक 0 है। सारा ये सब चर्चा हमने कर चुका है अपने पहले और सेकंड लेक्चर में जबरदस्त लेवल से। फिर आइए इस बॉटम पॉइंट, बताइए इसका ऊर्जा क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉटम पॉइंट पे मेरे भाई बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में इसका कुछ तो स्पीड है u, हालांकि दूर ऊपर जाते जाते इसका वेग में डिक्रीमेंट आ रहा है, इसके स्पीड में, वेलोसिटी में। क्योंकि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी के सरफेस से वो आपका प्रोजेक्टाइल दूर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है उसमें कंटिन्यूस डिक्रीमेंट आ रहा है, किसमें? प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी में। और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो स्पीड है वो 0 हो जा रहा है। ये हमने सारा चर्चा कर चुका है सेकंड लेक्चर में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल से
प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसका गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। बट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए, क्योंकि जब भी ऊर्जा की बात होती है तो दो ऊर्जा बेसिकली मेन होता है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। एक उसका गतिज ऊर्जा और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यही दो ऊर्जा की हम लोग मेरे भाई बात करते हैं और ये हमेशा। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बेसिकली मिनिमम या जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से एनर्जी स्टोर होता है। एक सर्टेन हाइट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एनालाइज करते हैं। इस पॉइंट पे अगर हाइट देखा जाए तो बॉटम लेवल पे है, हाइट कुछ नहीं है, तो इसके पास कोई गति पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फिर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताइए, तो इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। बट वही बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की तो वो जीरो है, इसके पास कोई गति ऊर्जा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हो गया है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो क्या ये दोनों बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों एनर्जी का डिस्टिंग्विशेस जो हमने अभी पढ़ा, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बताइए। मैं एक बात बता दूं, फिर यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक सिंपल सा लाइन में, ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब पूरा इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान में एनर्जी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन आपका एनर्जी नियत रहेगा, कांस्टेंट और कंजर्व रहेगा। जानते भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म देयर फॉर्म। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसके सिर्फ हम फॉर्म को बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फिर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी के फॉर्म बदल रहे हैं, हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं मेरे सोल्जर्स। समझ रहे हैं बात को। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन एनर्जी आवर कांस्टेंट, एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। जिस ऊर्जा से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही ऊर्जा ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उसी ऊर्जा के साथ, बस एक ही डिफरेंस रहेगा, ऊर्जा का फॉर्म बदलेगा। नीचे काइनेटिक मैक्सिमम है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, फिर ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम एम जी एच प्लस जीरो, एम से एम कट गया, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो ये तो फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। मुझे बताइए टोटल एनर्जी की क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आप जोड़ दोगे तो वही आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा। मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा लोएस्ट पॉइंट पे, तो हाफ एम यू कॉस थीटा लेंगे भी के जगह पे, तो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एट बॉटम पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, प्लस इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम यू, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम है कि नहीं, मैक्सिमम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ एम यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1/2 mu स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ तो आप प्लीज देख लीजिए उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है,
जिसका हमने फॉर्मूला लगाया हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं है। फिर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाफ एम यू कॉस एम यू साइन, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास। काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। फिर हमने टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाया कि ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन एनर्जी, आपका एनर्जी का जो फॉर्म है वो बदल रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, बट एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस वही एनर्जी का लॉ लगाकर हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिला हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है। जो क्या है मेरे भाई, एक कांस्टेंट है, जो कि क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी का यही हमारे पास मेरे भाई फॉर्मूला मिला जो कि कांस्टेंट है। तो क्या ये जो हमारा लास्ट टॉपिक भी था, छोटा सा टॉपिक, वो भी क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऐसे ऑप्शन रहते हैं आपके पीवाई की माई में स्टूडेंट्स। और मैं दावा करता हूँ जितना मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें उतना कॉन्सेप्ट कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और इसका दो पार्ट जो मैंने पढ़ाया, ये तो बस 5-6 मिनट का पार्ट था, 10 मिनट का लगभग था वीडियो, ये मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट। इतना से एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। कोई भी चैप्टर आप देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ये मेरा दावा है। आप पढ़ भी रहे हो, आपने एयरफोर्स का कभी ना कभी एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो अब मैं सोचा इसको रफ कर रहा हूँ, और आइए जबरदस्त लेवल पे हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, दैट इज आवर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आवर वेरी, यहाँ से फिजिक्स एक अलग ही मोड़ ले लेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मैं इसे रफ करना चाह रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेरे भाई अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि देखा जाए आपके एग्जाम में, पहले वेट हम देखेंगे कितना मार्क्स के आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। आपके एयरफोर्स हो या एनडीए हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग देता हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब क्लियर मेरे भाई, विजिबल है कि नहीं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये देखा जाए अगर आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से डिफेंस में, तो एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। क्वेश्चन देखिए, एक तो आता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम से, कि 2 ऑब्जेक्ट को पुली पर लटका दिया गया। पुली आप पढ़िएगा तो टेंशन कैलकुलेट कीजिए या एक्सीलरेशन। तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे। फिर इसके लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ किसको डिस्क्राइब करता है, इनर्शिया, फोर्स। सेकेंड लॉ पे देता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन आता है। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग भाई इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे न्यू चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन ने, आप जानते नहीं होंगे, न्यूटन ने 3 लॉज दिया था। यस या नो? आप बोलोगे यस। न्यूटन मेरे भाई बहुत पॉपुलर आदमी था भाई, बहुत पॉपुलर था। मोशन तो आप जानते हैं, बेहतरीन लेवल से ऐसा बोल आप लोग सर, इतना नहीं, सब मोशन मोशन ही आप पढ़ा रहे हो, कहीं लूज मोशन ना हो जाए है कि नहीं? तो मोशन तो आप बेहतरीन लेवल से पढ़े, 1D मोशन पढ़ा, 2D मोशन पढ़ा।
तो मोशन क्या होता है मेरे भाई, एक बार कमेंट कीजिए मेरे भाई। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ क्लास को एंड करके अभी छोड़कर मत जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, आपको मुझे गारंटी है। इस लेवल का मैं कंटेंट दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पढ़ें और कब आपके दिमाग में घुस गया। इस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स। बस जिस लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ जितना मेरा वर्ड है, जितना कंटेंट आपके सीधे दिल में उतरे, ना कि दिमाग में। दिल में क्योंकि दिल में जो चीज़ रहता है वो जिंदगी भर तक रहता है, लाइफ टाइम तक। दिमाग में रहा तो रात गया सपना में सब भूल गए, पर दिल में जो एक बात छू जाता है वो जिंदगी भर मेरे भाई याद आता है। ठीक है, तो इस बात पे एक बार जय हिंद का कमेंट और एक बार हाउ द जोश का कमेंट करते हैं मेरे सोल्जर्स। तो मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम और टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं मोशन। ये तो आप जानते हैं, बेहतरीन दिवस से मैंने इसको क्लियर किया था 1D मोशन का फर्स्ट क्लास में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉ दिया था। न्यूटन हर बहुत पॉपुलर आदमी थे, इन्होंने क्या नहीं दिया। न्यूटन ग्रेविटेशन का खोज न्यूटन ने दिया था कि पेड़ के नीचे बैठ गए, एप्पल गिरा, बस ग्रेविटेशन का खोज लगा दिया। फिर एक आता है न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट, ये चाय जो हम लेते हैं ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद, वो सारा मतलब ये रूल है, नियम ये न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर आपका ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हर जगह न्यूटन साहब ने अपना कहीं ना कहीं एक निशाना छोड़ ही दिया, निशानी। ठीक है, मतलब न्यूटन साहब बहुत पॉपुलर थे, जो भी मिला सीधे खोज में लगा दिए। पेड़ पेड़ के नीचे बैठे, एप्पल गिरा, सीधे ग्रेविटेशन का नियम लगा दिया, ग्रेविटेशन का खोज कर दिया। तो इसी तरह इन्होंने मोशन में भी बहुत अपना योगदान दिया, एक अहम भूमिका इन्होंने निभाया, ये मोशन फोर्स सारे चीज को समझाने में। इस बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारा मेन टर्म रहेगा, बेसिक टर्म फोर्स एक्सेलरेशन मोमेंटम इनर्शिया वेलोसिटी हो गया, इम्पल्स, ये सब क्या में बेसिक टर्म है जिसको न्यूटन साहब ने यूज करके ही मोशन का सिद्धांत दिया था, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, इनर्शिया, वेलोसिटी, इम्पल्स, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे। कुछ में इसमें आप जानते भी हैं, इनर्शिया वेलोसिटी क्या है, तो आप जानते हैं, बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़े, इसका ग्राफ भी पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या है ये भी आप जानते हैं, फोर्स क्या, ये भी मैंने कुछ हल्का आपको दिया था, इसमें और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा बेहतरीन, बस और कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दूंगा आपके। यही सब न्यू टर्म है, मोमेंटम, इनर्शिया, इम्पल्स, फोर्स आपको जानते भी होंगे, मैंने बताया भी था जब यूनिट डायमेंशन बताया था कि फोर्स क्या है आपका, तो पुश और पुल होता है। तो ये सब मेरे भाई बेसिक टर्म है। तो आइए अब शुरू किया जाए अपने चैप्टर को बेहतरीन लेवल से। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो शुरुआत होता है मेरे भाई, वो होता है 2 टर्म से, वो हमारा है फोर्स और सेकंड है इनर्शिया। यही 2 नियम से, यही 2 वर्ड से, यही 2 टर्म से न्यूटन ने पहला लॉ को डिस्क्राइब किया था, जो कि आपकी एग्जाम में देखा जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से कभी कभी 2 क्वेश्चन ही पूछ देता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब किसको करता है, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है जो कि मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए मेरे भाई, पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ फोर्स को, बल। फोर्स क्या है मेरे भाई, मुझे बताइए फोर्स क्या है मेरे भाई, प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको आता है, थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप प्लीज मेरे सोल्जर्स कमेंट कीजिए, फोर्स क्या है। फोर्स किस चिड़िया का नाम है, किस जानवर आदमी का नाम है फोर्स। बल, ये तो आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा है कि फोर्स जो है एक बेसिकली डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स
एक जो क्वांटिटी है वो डिराइव क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी से डिराइव हुआ है। तो फोर्स एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होता है अपना यूनिट और डायमेंशन और अपना एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये तो आप जानते हैं बेसिक चीज। फिर मैंने बताया था कि फोर्स को डिफाइन किया जाता है जो आपने बेसिक क्लास में पढ़ा है, पुश और पुल। पुश और पुल समझते हैं, जैसे कोई यहाँ पे डिब्बा है, उसको यहाँ से यहाँ उसको डिस्प्लेस करना है, उसको कितना पुश कर रहे हैं। जैसे कोई ट्रंक है, ट्रंक में कितना सामान है, बहुत ट्रंक में कपड़ा पर सब रखा रहता है, उस ट्रंक को पूरा पुश करके पूरा उसको ढकेल रहे हैं, पूरा उसको यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो हुआ पुश। अब पुल मतलब होता है जैसे बंदूक से गोली आपने देखा होगा या मूवी वूवी में, या सोल्जर्स लोग आप बनने जा रहे हैं तो मतलब जरूर देखा होगा सोल्जर्स लोग जो गोली बंदूक छोड़ते रिवॉल्वर से, मतलब जो पिस्टन से जो निकलता है बुलेट गन से, तो देखते हैं वहां से जो फोर्स होता है वो बल पुल होता है। वहां से लोग जो फोर्स लगाते हैं बंदूक से, जब गोली जब छूटता है तो देखते हैं ऐसे एक तो कंधा पे रख के ऐसे पिस्टन को रखते हैं बंदूक को कि ज़्यादा फोर्स का इम्पैक्ट उन पे ना पड़े, क्योंकि जैसे गोली से बंदूक छूटता है तो बंदूक भी पीछे की ओर अपने फोर्स लगाता है जिससे झटका भी पड़ता है। जैसे आप एक हाथ से बंदूक को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि एक हाथ से अगर आप मारिएगा तो बंदूक तो आगे निकलेगा, और एक हाथ से अगर आप बंदूक से गोली अगर निकलेगा तो गोली तो आगे की ओर जाएगा, बट बंदूक भी पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बंदूक निकला, गोली निकला आपका बंदूक से, तो बंदूक भी पीछे की ओर बल लगाता है, हमें जबरदस्त झटका भी लगता है। इसीलिए हम लोग ऐसे दोनों हाथ करके बंदूक से गोली चलाते हैं, या सोल्जर्स पर रखकर, कंधा पर रखकर, कि हमें ज़्यादा फोर्स का इम्पैक्ट ना मिले। तो मेरा कहने का मतलब वहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं बट पुल करते हैं, ना कि पुश करते हैं। ऐसे पुश नहीं करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। फिर धनुष से जो बाण चलता है वो भी पुल होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जो आप देख रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं बल, तो वो कहीं ना कहीं दो चीज में आपका बट जा रहा है मेरे सोल्जर्स। एक आपका पुश और पुल, जो कि मैंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, पुश और पुल को। यस या नो? क्या यहाँ तक क्यूरी है तो मुझे आप बताइए। समझे? मतलब फोर्स एक बल है, एक ताकत है जो हम लोग ऑब्जेक्ट को दो तरह से लगा सकते हैं, एक पुश करके और एक पुल करके, ठीक है। ये तो आप जान गए, इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू मेरे भाई एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाइएगा तो उसका कुछ मास होगा। वो गन से आपका बुलेट निकला तो उस गन का, बुलेट का सबका मास है। एक्सेलरेशन, बुलेट निकला आपका, फायर हुआ गन से, तो बुलेट भी एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसका कुछ रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा। आपने कस के मतलब चलाया तो बुलेट फास्ट वे में निकला, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं, तो वही हुआ। तो फोर्स दो अमाउंट में लगता है, एक पुश और पुल के सेंस में, और उसका जो वैल्यू होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास इंटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। किस अमाउंट पे आप उस पर फोर्स लगाएगा उस अमाउंट पे उसका एक्सेलरेट होगा, उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और उसका कुछ सर्टेन मास होगा। ये तो आप जानते हैं। तो फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करें सारे मेरे सोल्जर्स। क्या यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए। अब आइए, अब हमारा फोर्स आपने समझ लिया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका यूनिट बता दीजिए। फोर्स का यूनिट न्यूटन, जिसका एसआई यूनिट होता है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप जानते हैं। एक न्यूटन का बेसिकली डिफिनेशन भी है कि एक केजी मास को अगर हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सलेट हो रहा है, वही उस पर उस अमाउंट का
उस पर फोर्स लग रहा है, जिसको हमने एक न्यूटन से उसको डिफाइन किया है। उसका डायमेंशन बताइए फोर्स का, mL/t-2। ये सब हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ लिया है मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं कि हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, हर टॉपिक लिंक है। तो अगर आप एक भी चैप्टर मिस करोगे, एक भी कंटेंट मिस कीजिएगा तो आप बहुत चीज लॉस कर जाइएगा, ठीक है। तो फोर्स समझ में आया कि नहीं? बेसिक मैंने दिया है, बेसिक गाइडलाइन दिया है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, आज फर्स्ट क्लास है, वैसे वैसे हम लोग और डीप वे में जाएंगे, बट ये बेसिक है जो आपको आना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो सोचा से आप बताइए। अब आइए, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। यह हम लोग न्यूटन्स का पहला ही लॉ पढ़ रहे हैं, बट उस पहला लॉ को बताने के लिए हमें दो चीज को समझना जरूरी है, एक फोर्स और एक इनर्शिया। इनर्शिया आपके लिए न्यू टॉपिक होगा, न्यू कॉन्सेप्ट होगा, बहुत सूर्य से जानते भी होंगे, बट मुझे तो सबको लेकर चलना है मेरे भाई। इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या फोर्स में अगर क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो मेरे सोल्जर्स। आइए, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? इनर्शिया, जड़त्व, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व, इनर्शिया, इनर्ट। इनर्शिया मेरे भाई क्या होता है? एक न्यू टर्म हमने मेरे सामने, हम आपके सामने लिखा है, इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया का बेसिकली जो लिंक होता है वो मास से होता है। आगे आपको मालूम चलेगा क्यों हम लोग इनर्शिया को 100%, मतलब समझिए कि इनर्शिया दूसरा नाम मास ही है। इसका सारा रिलेशन मास से ही होता है। अगर मास नहीं है तो उसका कुछ इनर्शिया नहीं है, ठीक है। तो आइए अब इनर्शिया का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट बेहतरीन लेवल से, जबरदस्त लेवल से खोलने जा रहे हैं मेरे शुरू से। एक बार सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दें और हाउ द जोश का कमेंट करें। इनर्शिया क्या है मेरे भाई? बोलता है कि भाई मैं कोई क्वांटिटी नहीं हूं। जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, मतलब जितने सारे टर्म, जैसे आपका फोर्स, ये भी एक फैक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। बोला कि मैं कोई क्वांटिटी है ही नहीं। स्केलर और वेक्टर तो बहुत दूर की बात है, मैं कोई क्वांटिटी ही नहीं हूं, मैं एक प्रॉपर्टी हूँ। प्रॉपर्टी, वो नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, घर वाला प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी है एक कट्ठा दो कट्ठा, वो प्रॉपर्टी नहीं। बोल रहा है कि मैं एक बॉडी का, जो हमारा बॉडी है या किसी का भी एक शरीर है, वो ऑब्जेक्ट हो, किसी का भी एनिमल है तो उसका भी कोई ना कोई कुछ स्ट्रक्चर है, बॉडी है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मैं एक प्रॉपर्टीज हूँ। प्रॉपर्टी समझते हैं कि नहीं? हमारा ह्यूमन बींग्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो हर सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, उनके अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं, ये तो जानते हैं। उसी तरह बोल रहा है कि इनर्शिया बोल रहा है कि मैं भी भैया एक प्रॉपर्टी हूँ बॉडी का, मैं कोई क्वांटिटी नहीं हूँ, मैं प्रॉपर्टी हूँ। और मेरा क्या नियम है, मैं क्या बताता हूँ, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे स्पष्ट भाषा में, कि मेरे अंदर किसी तरह का अगर अपोज होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मेरे अंदर किसी तरह का अगर अपोज होगा तो मैं इसका विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा। विरोध करने का मतलब है, मतलब अगर आप कोई दो चार थप्पड़ लपेट के मारे तो आप उसका विरोध कीजिए, मतलब आप भी जाकर उसको धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टीज को, आपके फंक्शन को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब किया है भाई। अब आके कोई आपको धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार दे बिना मतलब कि, क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? मतलब क्या, कौन सा रूल हो? ऑटोक्रेसी क्या रूल हो गया, या मोनार्क हो गया? कोई आगे आपने लपेट मारा, लपेटा लपेटा मारा था, पता क्या बात हुआ? तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रॉपर्टी, आपके सिस्टम को हार्म किया। तो उस जगह पे आप भी जाके उसको, आप पे वो एक्शन किया था, आप भी
साधु संत है नहीं, आपको भी कहीं ना कहीं इमोशन होगा, गुस्सा तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा कि भाई बिना मतलब के आप क्यों मारे, धड़ाधड़ आके मार रहे हैं, क्या चल रहा है। तो वही बोल रहा है कि मैं भी एक प्रॉपर्टी हूँ बॉडी का, जो मेरे अंदर अगर कोई अपोज करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। जैसे जैसे अभी मैं आपके सामने तो रेस्ट में हूँ, कहीं मोशन, अभी जो मैं खड़ा हूँ इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या किसी के रिस्पेक्ट में, अभी तो मैं रेस्ट में हूँ इस रूम के। मतलब ये है कि कोई सन से देख रहा है तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, वो रेफरेंस वहां से मैं नहीं जा रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ सिंपल भाषा में। अभी तो मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं रेस्ट में ही हूँ। ठीक है, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा हूँ, बट कोई आकर मुझे ऐसे धक्का मारे तो मैं क्या हो जाऊंगा, अपना पोजीशन को छोड़कर इधर आ जाऊंगी। अभी मैं रेस्ट में हूँ, अभी आके मुझे कोई धक्का दे, मुक्का ला दे, ऐसे ऐसे मुझे ऐसे फोर्स लगाए, तो कहीं ना कहीं मैं अपना पोजीशन चेंज करूंगा, मोशन में आ जाऊंगा। या देखूंगा अरे मेरे सामने अभी स्नैक आ रहा है, सांप आने लगा, तो मैं क्या करूंगा, तेजी से भागने लगूंगा। तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम के अगेंस्ट विरोध हो रहा है। मैं अभी रेस्ट में रहना चाह रहा हूँ और आप मेरे सामने कुछ अदर एक्टिविटी हो रहा है, कभी सांप आने लगा, कभी मुझे आगे कोई धक्का दे रहा है, तो मेरे पोजीशन पे भी चेंज पड़ेगा, मेरे बॉडी के फंक्शन पे भी चेंज पड़ेगा। मैं रेस्ट में हूँ तो मैं मोशन में आ जाऊंगा। तो वही इनर्शिया बोलता है कि मेरे सिस्टम, मैं भी एक बॉडी का प्रॉपर्टी हूँ, अगर मेरे अंदर किसी तरह का अपोज हुआ तो मैं उसका विरोध करूंगा, अगेंस्ट में जाऊंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल काम नहीं करेगा। वाह वाह वाह, जैसे मैं अभी रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा हूं। अब कोई आके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे, मतलब कोई धक्का दे, तो कहीं ना कहीं मुझ पर कोई फोर्स लगा रहा है तब ना, तो कहीं ना कहीं मेरा पोजीशन तो मेरे अंदर चेंज होने लगेगा। मैं रेस्ट में हूं तो मोशन में आ जाऊंगा। अगर कोई अगर कोई ऐसा भी मेरे सामने सांप आ जाए तो मैं क्या यहीं पे खड़ा रहूंगा, मैं तो अपना पोजीशन चेंज करूंगा, मोशन जाऊंगा, तेज भाग कर कहीं ऊपर चढ़ जाऊंगा। यस या नो। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। मतलब जब तक उस पर कोई बाहरी बल, इंटरनल फोर्स नहीं, इंटरनल होता है एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब आंतरिक बल। तो इंटरनल फोर्स तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल बल फोर्स की बात हो रही है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स आप पे अप्लाई नहीं होगा तो आपका इनर्शिया का प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं होगा। यही इनर्शिया कहता है कि अगर कोई रेस्ट में है तो भैया रेस्ट में ही रहने दो, मोशन में है तो मोशन में ही रहने दो। वो कब तक रहेगा मोशन में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगेगा। जब बाहरी बल लग गया, कहानी खत्म, खेला खत्म, बाय बाय फिश। अब कोई मोशन में है, दौड़ रहा है, अब नीचे आ गया गड्ढा या किसी चीज से टकरा गया, आ गया रेस्ट में, रुक गया। या कोई अपना दौड़ रहा है, किसी मतलब ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई समझिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कुर्सी है, अब कुर्सी है तो वहां पे आके अपना दौड़ रहा है, रुक गया। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में नहीं ये सब सारा काम हो रहा है। कोई दौड़ रहा है, कोई आकर उसको रोक दिया ऐसे हाथ करके, तो उसका एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया कि नहीं। तो वही कहना चाह रहा है, कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो अपने प्रॉपर्टी में चेंज नहीं लाना चाहेगा, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। यही इनर्शिया होता है। क्या मेरे भाई यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है, प्रॉब्लम हुआ इनर्शिया को समझने में? मैं इसको लिख भी देता हूँ। if an object is in rest or in motion, then it will be continue until or unless external force applied on it
जो मैं लिखा मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो वो उसी में कंटिन्यू रहना चाहेगा, तब तक रहेगा अनटिल और अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। अगर जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना हो गया, बस उसका वो ओपोज करेगा। ओपोज करने का क्या मतलब है? उससे ओपोज करने का क्या मतलब है कि आंदोलन करेगा? नहीं भाई, ओपोज करने का मतलब है अपना पोजीशन को चेंज करेगा। मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, यही नहीं कर सकता और क्या करेगा? और क्या ही कर सकता है? वो आंदोलन करेगा, मोर्चा उठाएगा और तो कुछ कर, ये सब तो करेगा नहीं। बस अपने अंदर यही दो तरह का एक ओपोज लाएगा, बस अपने प्रॉपर्टी में यही दो तरह का चेंज आएगा। तो यही बोलता है कि इनर्शिया, कि मैं एक बॉडी का प्रॉपर्टी हूँ, बॉडी का मैं गुण हूँ, प्रॉपर्टी हूँ, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ। अगर मेरे अंदर किसी तरह का चेंज हुआ तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उसको अपोज करूंगा। यही इनर्शिया कहता है, यही इनर्शिया का डिफिनेशन है और यही इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बेहतरीन लेवल से समझाया है। फिर सेकंड पॉइंट मैं लिखा हूं, इनर्शिया आपका मास से लिंक रखता है। बिल्कुल, इनर्शिया है मतलब कहीं ना कहीं उसके पास मास है। वो कितना तेजी चल रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है या कम है, वही से उसका इनर्शिया डिसाइड होता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को? अब देखिए, आपके साथ मैंने दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका एक 2 रुपीज का कॉइन आप देख रहे हो मेरे सोल्जर्स, और ये आपका ब्लैक मार्कर। मैं बोलूंगा ये दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा है? ये दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा है? आप वो सर इनर्शिया, अभी तो आपने बोला कि सर इनर्शिया वो चीज है जो अपने अगेंस्ट, अपने अंदर किसी तरह का ओपोजिशन होता है तो वो उसका विरोध करता है। अब ये आप क्या क्वेश्चन पूछे सर कि दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा है? मतलब आप तो सर कॉन्सेप्ट से हट गए। अभी तो आपने रेस्ट मोशन का बात कर रहे थे कि अपने पोजीशन में चेंज आएगा, अपने अंदर भी किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा तब वो उसका अपोज करेगा। बट मेरे भाई, ये भी आपका कॉन्सेप्ट का ही खेला है। इनर्शिया आपका मास से लिंक रखता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है कि क्या वो ऑब्जेक्ट का मास नहीं है? मेरे अगेंस्ट किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है तो क्या मेरा कोई मास नहीं है? बिल्कुल मेरा मास है। तो वही मैं पिछला पूछना चाह रहा हूँ, ये क्वाइन है, ये मार्कर है, दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा है? तो उसका एक ही आपका आंसर होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मार्कर का मास ज्यादा है तो मार्कर का इनर्शिया ज्यादा होगा। यस या नो? कोई 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 ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास है, बिल्कुल मास है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो हम लोग डिस्गाइज करते हैं उसके मास से। एक दे देगा क्रिकेट बॉल पेन, या सॉरी क्रिकेट बॉल, एक दे देगा पेन, एक इरेजर, एक शार्पनर, ऐसा टाइप एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपको बता रहा था किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा मेरे भाई, उसी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया का हम लोग वेलोसिटीज नहीं बता सकते। मतलब अगर मान के चलो कोई दो ऑब्जेक्ट आपका खूब तेजी से दौड़ रहा है, तो नहीं बता पाएंगे किसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि इनर्शिया का पहचान उसका मास से होता है, उसका द्रव्यमान से होता है, ना कि उसका वेग से होता है। वो वेग के लिए अलग कॉन्सेप्ट आता है, संवेग जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है? तो जिसका ज्यादा मास होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा मेरे भाई। ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल देसी स्टाइल में हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फुल ऑन फायर मोड में पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है? तो आइए मैं इसे रफ करना चाह रहा हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट लिखवाना चाह रहा हूँ इनर्शिया का। अगर ये आप पूरा समझ जाएगा तभी हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को, क्योंकि जहां आप इनर्शिया फोर्स समझ गए, आप समझिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी क्लियर कर दिए। ठीक है?
देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन का ही पॉइंट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वेन वन ऑब्जेक्ट is in rest or another will be in motion with some speed but having same inertia, but having same mass, than and the object have same inertia irrespective of its velocity। ये बेहतरीन पॉइंट मेरे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि अगर आपका दो ऑब्जेक्ट का मैंने एग्जांपल लिया है, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, आपके एग्जामिनेशन का ये मैंने पॉइंट लिखा है मेरे भाई, एयरफोर्स में ये आया हुआ है क्वेश्चन के रूप में, जिसको मैंने पॉइंट वाइज लिखवा दिया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, इसको स्टार मार्क आप दे दीजिएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कुछ स्पीड के साथ, देखते तब मैं अपना लैंग्वेज में लिखवाता हूँ कि आपको पढ़ के यही पे कॉन्सेप्ट याद हो जाए, दिमाग दिल सब में आपका घुस जाए, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस घर में 1-2 मिनट भी अगर आप पेज पलट के या वीडियो को 2x स्पीड में देख लोगे तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है कुछ स्पीड के साथ, बट कंडीशन क्या है मेरे भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, एक आपका रेस्ट में है और एक वेलोसिटी में है, एक मतलब मूव कर रहा है मोशन के साथ किसी स्पीड के साथ, बट दोनों का मास द्रव्यमान सेम है, देन ऑब्जेक्ट हैव सेम इनर्शिया, ऑब्जेक्ट का भी सेम इनर्शिया होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा कौन रेस्ट में है या मोशन में है। देख लिया, जहां सेम इनर्शिया सेम मास, बस आपको लगा देना है सेम इनर्शिया। अब क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है ट्विस्ट कर सकता है, बोल देगा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, दे देगा कि 4 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट खूब तेज चल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, बट चारों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो बताइए उसका इनर्शिया क्या होगा, सेम, डिफर या इंक्रीज बाई ट्वाइस या इंक्रीज बाई क्वाड्रपल, 4 दूना बढ़ जाएगा, तो आप सेम मतलब चूज करना है ऑप्शन में। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, आप प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम लोग बेहतरीन लेवल से मेरे भाई इनर्शिया को डिस्कस किए, ठीक है। अब क्या आपको किसी तरह का डाउट है इनर्शिया और आपका मोशन को, फोर्स को समझने में, तो मुझे कमेंट कीजिए आप। ये मास से आप समझ सकते हैं, एक आप बकेट लो, उसमें आप पूरा पानी भर दो, ठीक है, और एक बकेट खाली है, बताओ किसको उठाने में आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो खाली बकेट को खूब उठाइएगा एकदम आसानी से, जहां मन फेंक दीजिएगा, पर वही बकेट फुल, जो बड़ा बकेट है जिससे आप नहाते हैं धोते हैं, कपड़ा साफ होता है, उसमें पूरा फुल पानी, अब उसको उठाने में कितना मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा हो गया, उसमें पानी भी अट गया, तो कहीं ना कहीं मास बढ़ गया, तो मास बढ़ गया तो उसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया, और इनर्शिया का फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया, उस बकेट का प्रॉपर्टी भाई आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बकेट है जिसके अंदर पानी है वो तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, बट आप उसको, उसके प्रॉपर्टी को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप उस बकेट को उठा रहे हैं, तो उसका वो अपोज कर रहा है, तब ना आपको उठाने में मुश्किल आ रही है, तो वही इनर्शिया है कि जब तक आप उस पर प्रॉपर्टी में चेंज नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, जहां उस पर प्रॉपर्टी में चेंज करोगे, प्रॉपर्टी का चेंज करने का क्या मतलब है कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, बाहरी बल लगाओगे, जब फोर्स लगाओगे
तो वो उसका रेसिस्ट करेगा ही करेगा। फुल बकेट है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसमें जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो आप उस पर चेंज ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ओपोजिशन भी जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। खाली बकेट है, उसका मास नहीं है, क्योंकि खाली बकेट उसमें पानी नहीं है, तो उसको उठाने में आपको आसानी होगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, वो ओपोजिशन भी कम ही अमाउंट में कर रहा है, क्योंकि क्योंकि उसका इनर्शिया ही कम है, तो उसके प्रॉपर्टी पर ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेहतरीन लेवल से हमने कॉन्सेप्ट को अपना सीखा है। बहुत सारा डेली एग्जाम्पल है। छोटा सिलेंडर एक होता है, छोटा जो मतलब छोटा गैस एक होता है, बड़ा गैस सिलेंडर नहीं होता है बड़ा, जिससे रसोई घर में रहता है। एक छोटा सिलेंडर रखता है पूजा पाठ के लिए, छोटा सा इतना, उसको उठाने में कितना आपको आसानी से उठा लेते हैं। वही बड़ा सिलेंडर जो होता है, जिसमें पूरा मतलब घर में जो गैस खाना पीना बनता है, बड़ा चूल्हा वाला मतलब जो गैस रहता है, उसमें पूरा अगर टंकी गैस से भरा रहता है, कितना सिलेंडर को उठाने में एकदम पूरा दम लगता है, पूरा मेहनत। क्यों? क्योंकि उसका इन मास ज़्यादा होता है, तो उसमें चेंज भी, वो पोजीशन भी ज़्यादा ही अमाउंट में करेगा, क्योंकि आप उसके प्रॉपर्टी को छेड़ रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसका ओपोज भी उसी अमाउंट में आप पे करेगा। यस या नो? तो आप इनर्शिया को आप बेहतरीन लेवल से, मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है इनर्शिया को समझाने के लिए, और कैसे ये मास लिंक है, फिर मैंने फोर्स को समझाया। तीनों टॉपिक को मैंने बेहतरीन लेवल से आपके साथ डिस्कस किया। अब आइए हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप क्लियर किया पढ़ा जाए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, क्योंकि अब वो समय आ गया कि मैं बता दूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो इनर्शिया नहीं तो फोर्स को ही डिफाइन करता है। मतलब न्यूटन का जो पहला लॉ है वो इनर्शिया और फोर्स से ही उसका पहचान होता है। समझ रहे हैं? मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ का भी जो डिफिनेशन होगा वो सेम डिफिनेशन होगा जो इनर्शिया का मैंने लिखवाया था, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। अब अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा तो वो उसका ओपोज करेगा उस अमाउंट में। ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है? डिफाइन, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया और फोर्स को डिफाइन करता है। या तो इनर्शिया को डिफाइन करेगा, नहीं तो फोर्स को डिफाइन करेगा। यही दो ऑप्शन आपके एग्जाम में रहते हैं, या तो इनर्शिया देगा या तो फोर्स। ज़्यादातर एग्जाम में इनर्शिया देता है, तो हम यही बोलते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। अब मैंने फोर्स भी बता दिया। अगर आपके एग्जाम में इनर्शिया नहीं है, फोर्स भी है, तो आप उसका ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो। मैं डिफिनेशन भी लिख दूंगा अगर आप बोलोगे तो। Any object in rest or in motion will be continue until or unless external force applied on it। कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो वो अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। ये तो आप जान गए। ये किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया और फोर्स को। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, जो कि हम लोग बेहतरीन लेवल से मेरे सुबह पूरे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह की क्यूरी है तो बताइए। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे, जितना कॉन्सेप्ट हो सका था सुबह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब यही जो मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया, जितना बता दिया, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का नहीं छूटेगा। जो मैंने दोनों पॉइंट लिखवाया
एक मास से उसका लिंकेज, और फिर दो ऑब्जेक्ट है जिनका एक मोशन में है एक रेस्ट में है, बट दोनों का मास सेम है तो इनर्शिया भी सेम है। ये आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो मैंने पॉइंट में लिखवाया है। मैं यही बोलता हूँ कि हर कंटेंट आपके एग्जाम से बिल्कुल मैच होगा, ठीक है। और देखते हैं, मैं बुकिश भाषा बिल्कुल यूज नहीं करता। आइए अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, मतलब अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ में, बट न्यूटन सेकेंड लॉ को भी, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हम लोग इनर्शिया, फोर्स, मास को पढ़े, न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए हमें बहुत चीज को पढ़ना पड़ेगा। पहला मोमेंटम जानना पड़ेगा, संवेग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये क्या एक चीज, किसका ये नाम है, इसको कॉन्सेप्ट को हमें पहले समझना पड़ेगा कि मोमेंटम है क्या। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है आपका, फोर्स का डिफिनेशन दिया या इनर्शिया का दिया, उसी तरह जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है आपका फोर्स का रिलेशनशिप बताया। जी हाँ, कैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो रिलेशन दिया, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से देखेंगे, कहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। तो पहले आइए मोमेंटम समझा जाए कि मोमेंटम है क्या। मैंने शायद कुछ इसका डिस्कशन दिया भी था जब हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे। ये आपका मोमेंटम एक लीनियर मोमेंटम 1D में भी या यूनिट डायमेंशन में भी, मोमेंटम एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है p, जिसका हमने यूनिट भी निकाला था kg इंटू मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी पढ़ा था कि नहीं हमने। फिर हमने 2D में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जो कि हम लोग पढ़े भी नहीं है तो पढ़ेंगे रोटेशनल में। इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इनर्शिया ना पढ़े, रोटेशन मोशन में आप पढ़िएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़िएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, मास का ही आएगा, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्कुलर डिस्क का मास और आपका सिलेंडर का आया, मतलब जितने सारे मेटालिक ऑब्जेक्ट है, डिस्क से सर्कुलर स्फीयर, ये सब का हम लोग देखेंगे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये मोमेंटम एक आपका होता है लीनियर मोमेंटम, जो हमने 1D में पढ़ा था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता क्या है सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मोमेंटम मेरे भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, और जब वो मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। कोई ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा, कोई कम मोशन, कोई कम स्पीड के साथ मूव करेगा, है कि नहीं। जैसे कोई बस ही चल रहा है तो बस का कुछ ना कुछ उसका मास है अपना स्पेसिफिक, और कुछ वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। कभी 20 किलोमीटर पर आवर से उसमें एक्सलेशन हो रहा है, फिर अपना स्पीड बढ़ा दिया, खाली रोड मिला तो 60 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, या चेंज आ रहा है कि नहीं। तो वही जिसमें मास है, जिसमें वेलोसिटी है, तो वही उसका संवेग बताएगा, वही उसका मोमेंटम कहलाएगा, वही उसका मेरे भाई सोल्जर से मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, और जितना रेट से उसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो चेंज किसी भी तरह से हो सकता है, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, बट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं कुछ उसका स्पीड तो होगा ही। तो मास इंटू वेलोसिटी वही उसका मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। और वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी होगा। अगर अपना स्पीड 30 से 60 हो रहा है, 60 से 70 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेटर, बाइक का अगर हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेटर को भी बढ़ाते हैं तब ना स्पीड बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आप उसमें एक्सेलरेशन का चेंज भी ला रहे हैं, उसमें आप एक्सेलरेशन भी ला रहे हैं। जिस अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है आपने पढ़ा है, उसी रेट से एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। आप जानते हैं जब आपका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ घटता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये अपने सारा 1D मोशन में बेहतरीन लेवल से मेरे भाई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, अपने
सोल्जर से मुझे विश्वास है कि वो हर वीडियो को उन्होंने वॉच किया होगा, तब जाके आप इस क्लास में पहुंचे हैं। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट स्टूडेंट आया और आज ही से ये चैप्टर पढ़े तो क्या उसको समझ में आएगा? आप खुद से पूछो, नहीं समझ में आएगा। हाँ, कुछ समझ में आएगा बट इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा जो मेरा बच्चा, जो मेरा सोल्जर्स हर वीडियो को कंटिन्यूटी पे मेरे साथ बैठकर देख रहा है मेरे वीडियो को। ठीक है, यस या नो मेरे सोल्जर्स? तो ये होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। इसका मैंने बताया था कि इसका जिगरी दोस्त है एक आपका प्लैंक्स कांस्टेंट मोमेंटम और ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होता है मास का और वेलोसिटी का ml/t-1। ठीक है, तो मोमेंटम समझ गए, मास इनटू वेलोसिटी, जितना अमाउंट में उसमें उसका वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ही उसमें उसी रेट से उसमें एक्सलेशन भी आ रहा है, एक्सलेशन भी आया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाना मतलब उसका उसमें आप एक्सलरेट लाना, उसमें एक्सलेशन को बढ़ाना। वेलोसिटी बढ़ाना मतलब उसमें कहीं ना कहीं आप एक्सलरेट करना, एक्सलेशन देना, तो एक्सलेशन भी उसी अमाउंट से बढ़ेगा जिस अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? मोमेंटम क्या होता है? क्या मोमेंटम समझ में आया कि नहीं? मोमेंटम ऐसा कुछ नहीं कहता है कि मैं सिर्फ मास से ही मतलब रखूंगा, उसको मास भी चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, दोनों मिलकर ही मोमेंटम का फाउंडेशन होता है मेरे सोल्जर्स, मेरे वॉरियर। ओके, यहाँ तक किसी तरह का कोई क्यूरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। यहाँ तक इसी तरह का आपको प्रॉब्लम है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन हमने क्लियर ही कर लिया था। अब जो है इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं सोच वो हम लोग कल टुमारो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके यहाँ तक आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन को। किसी तरह क्योरी है तो आप प्लीज पूछेगा। ठीक है, कल मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इसको पढ़ के आइएगा। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, तब तक बाय रहिए, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद माय वॉरियर।